हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डीएनए की रासायनिक संरचना, उसके रासायनिक घटक के विषय में बताया था। आज उसी संदर्भ में बात आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं डीएनए के द्विकुंडलिनी मॉडल के विषय में। और ये मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में दो महान वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था वॉटसन एवं क्रिक। वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था 1953 में, और इस युगांतरकारी मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। वॉटसन और क्रिक का जो ये मॉडल है, इसको हम कहते हैं डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत करने से पहले डीएनए के जो संरचना है उसके विषय में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हासिल करी दो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से। वे दो वैज्ञानिक जिनकी बैकग्राउंड रिसर्च के आधार पर वॉटसन एवं क्रिक ने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया था, वे दो वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक विल्किंस था। विल्किंस ने डीएनए में एक्सरे डिफ्रैक्शन के प्रयोग किए थे। एक्सरे डिफ्रैक्शन के प्रयोग किए थे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? विल्किंस ने एक्स किरणों को डीएनए पे आपतित किया था और फिर डीएनए से परावर्तित एक्सरेज के जो डेटा मिले थे, उन डेटा को संग्रहित किया। लेकिन डेटा को संग्रहित करने के बाद वो फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं पाया था। उसी डेटा का इस्तेमाल किया इन दोनों वैज्ञानिकों ने। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा मिले थे, डीएनए पे एक्सरे डाल के उनसे जो डेटा प्राप्त हुए थे, उन डेटा का अध्ययन किया वॉटसन और क्रिक ने, और उस अध्ययन के आधार पे फिर अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत करने में वॉटसन और क्रिक की सहायता की, उन वैज्ञानिक का नाम था इरविन चारगॉफ। इरविन चारगॉफ के योगदान के कारण वॉटसन और क्रिक को बहुत सहायता मिली। कैसे सहायता मिली? इरविन चारगॉफ ने डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया था। इन्होंने डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया था, केमिकल एनालिसिस किया था, और उस विश्लेषण के आधार पे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था, वो निष्कर्ष ये था कि उन्होंने जो है कहा कि डीएनए में प्यूरिन नाम के जो क्षार होते हैं, उनकी मात्रा पिरिमिडीन नाम के क्षारों के बराबर होती है। अपने पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस मिलते हैं, जो क्षार मिलते हैं, वे केमिकली दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडीन में आपके साइटोसिन और थायमिन आते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। इसको हम जो है दूसरे तौर पे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डीएनए में एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। तो इन दोनों प्रयोगों के, इन दोनों वैज्ञानिकों के निष्कर्षों के आधार पे ही वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत किया। अब चलते हैं इस मॉडल पे। इस मॉडल को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपने अपने मस्तिष्क में एक तस्वीर रखनी है, और वो तस्वीर है स्पाइरल स्टेयर केस की, या सर्पिलाकार जो सीढ़ी आपने
देखी है कई घरों में जाते हुए, जिस सीढ़ी के माध्यम से आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल में चढ़ते हैं, जो इस तरह से सर्पिलाकार आकृति में घूमी हुई रहती है और उसमें बीच में पाए होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनके द्वारा आप जो हैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल में चढ़ते हैं। वैसे ही स्पायरल स्टेयरकेस की तरह इस डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल का स्ट्रक्चर होता है। चलिए चलते हैं और डिटेल में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस तरह से उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस तरह से डीएनए की संरचना उन्होंने बताई। ये जो है दो रज्जु हैं डीएनए के, एक दूसरे से लिपटे हुए, और ये लिपटे हुए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी दक्षिणावर्त इनकी कुंडली है। और इसके बीच में जैसे सीढ़ी की जो पाए होते हैं और सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर क्षार के युग्म के द्वारा बने होते हैं। इस तरह से जो है ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। अब इसके डिटेल में चलते हैं कि कैसे इसके अंदर डीएनए के विभिन्न अवयव आपस में व्यवस्थित रहते हैं। इसकी जो ये रज्जु है, डीएनए का प्रत्येक रज्जु या प्रत्येक सूत्र है, जो डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड बनता है शर्करा और फॉस्फेट के द्वारा। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से शर्करा फॉस्फेट के साथ जो है फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ जाती है। तो ये आपका ये डीएनए का रज्जु जो है इस तरह से बनता है, और इससे प्रक्षेपित होते हैं क्षार। यहाँ पर सपोज एडेनिन नाम का क्षार है, यहाँ पे सपोज साइटोसिन नाम का क्षार है। तो एक रज्जु में इस तरह से एक साइड से ये क्षार प्रक्षेपित रहते हैं दूसरे रज्जु से मिलने के लिए। अब दूसरे रज्जु में हम कैसे देखेंगे, दूसरे रज्जु में क्या स्थिति होगी? दूसरे रज्जु में इस तरह की स्थिति यहां पर होगी। ये एक शर्करा है, ये फॉस्फेट समूह के साथ इसने इस तरह से बॉन्डिंग की है फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। अब यहाँ पर प्रक्षेपित है एडेनिन, तो उसके विपरीत रज्जु में प्रक्षेपित होगा थायमिन। यहाँ पर प्रक्षेपित है साइटोसिन, तो उसके विपरीत रज्जु में प्रक्षेपित होगा ग्वानिन, क्योंकि ये जो बेस पेयरिंग होती है ये स्पेसिफिक होती है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों रज्जुओं में बता दिया कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। ये मैंने पहले आपको बताया था, ये फॉस्फोडाइस्टर बंध है। ये दोनों बंध फॉस्फोडाइस्टर बंध हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये बंध जो शर्करा और क्षार के बीच में है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बंध, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो सीढ़ी के जो खंभे हैं वो सीढ़ी के खंभे बने हैं शर्करा और फॉस्फेट के द्वारा, और सीढ़ी के पाए बने हैं क्षार युग्मों के द्वारा, यानी बेस पेयर्स के द्वारा। एक और अच्छी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे अगर जो है हम दोनों क्षार युग्म को दिखाते हुए इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये एक तरफ के रज्जु की शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, वो जो है बॉन्ड बना रही है फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट फिर दूसरे शर्करा के साथ बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इधर एडेनिन है, इधर साइटोसिन है। अब दूसरी साइड हम चलेंगे तो दूसरे रज्जु में इस तरह से एक शर्करा का ये मॉलिक्यूल है और ये जुड़ा है फॉस्फोरस से। ये दूसरा मॉलिक्यूल है शर्करा का, ये भी फॉस्फोरस से फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ा है। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो ये यहाँ पर
थायमिन के रूप में क्षार आएगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन के रूप में यहाँ पे क्षार आएगा, और इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का, और इन दोनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का। ये बहुत स्पेसिफिक बॉन्ड इनके बीच में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो है एक डीएनए की जो द्विरज्जु की मॉडल है या द्विकुंडलिनी मॉडल है, उसमें किस तरह से एक डाई न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपस में बंधे हुए हैं क्षार युग्मों के द्वारा, यानी बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने से। और जो बैकबोन है इस मॉडल की, वो बैकबोन बनी है किसके द्वारा? शर्करा और फॉस्फेट के मध्य फॉस्फोडाई ईस्टर बंध के द्वारा वो बनी है। कुछ विशेषताएं हम समझते हैं इस मॉडल के विषय में। और इस मॉडल में जो कुंडली का एक फेरा होता है, उस फेरे की जो डिस्टेंस होती है वो निकलती है 34 एंगस्ट्रॉम, यानी 34 एंगस्ट्रॉम में ये कुंडली एक फेरा लेती है, यहाँ तक इसको कहेंगे एक फेरा 34 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसमें जो है 10 बेस पेयर पाए जाते हैं एक फेरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप मान लीजिए। तो इस तरह से दो क्षार युग्मों के बीच में जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी 34/10 इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम की। जो ये मॉडल है इसमें जो दोनों रज्जुओं के बीच में जो डायमीटर होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की। ये जो डिस्टेंस है दोनों रज्जुओं के बीच में जो इसका डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कुछ और विशेषताएं इस मॉडल की ये हैं कि इसमें ये जो दोनों रज्जु होते हैं ये ध्रुवणता रखते हैं। डीएनए के दोनों रज्जुओं में ध्रुवणता पाई जाती है। ध्रुवणता जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी। अब इसका क्या अर्थ है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए के दोनों रज्जुओं में पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। असल में जब शर्करा जो है फॉस्फेट के साथ बंध बनाती है तो 5वें नंबर का कार्बन अगर जो है फॉस्फेट के साथ बंध बना रहा है तो फॉस्फेट का जो मुक्त सिरा है ये इसका 5 प्राइम सिरा कहलाता है। फॉस्फेट का ये 5 प्राइम सिरा कहलाता है, जो कि शर्करा के 5वें नंबर के कार्बन से बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फोरस का एक सिरा जो है 5 सिरा जो है मुक्त रहता है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड करने के लिए खुला रहता है। इसको हम कहते हैं 5 प्राइम सिरा। और जो इसका विपरीत दिशा पे जो 3 नंबर के कार्बन पे जो सिरा पाया जाता है शर्करा का, इसमें एक मुक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं 3 प्राइम सिरा। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में 2 सिरे होते हैं। एक सिरा उसका 5 प्राइम सिरा कहलाता है और दूसरा सिरा उसका 3 प्राइम सिरा कहलाता है। ये सिरे ही प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ध्रुवणता के लिए जिम्मेदार होते हैं। सपोज है ये वाला जो डीएनए रज्जु है, ये वाला जो डीएनए का सूत्र है, डीएनए स्ट्रैंड है, अगर इसका जो छोर है वो 3 प्राइम वाला सिरा है तो ये एंड होगा 5 प्राइम वाले सिरे में। इसी तरह से जो दूसरा रज्जु है ये निश्चित तौर पे पहले वाले रज्जु का बिल्कुल विपरीत सिरा होगा, अर्थात ये 3 प्राइम सिरा है तो ये 5 प्राइम सिरा होगा। और ये 5 प्राइम सिरा जो है फिर एंड होगा, जो इसका छोर होगा वो 3 प्राइम सिरा होगा। और सिरे क्या होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से ये जो विपरीत इनके सिरे होते हैं, इस विपरीत गुण के कारण इसको हम कहते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जुओं में ध्रुवणता पाई जाती है। और क्या करैक्टर है इसके? अगला करैक्टर इस मॉडल का है कि जो दोनों रज्जु होते हैं वो दोनों रज्जु एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं या प्रति समांतर होते हैं। दोनों डीएनए रज्जु परस्पर प्रति समांतर होते हैं।
या एंटी पैरेलल होते हैं। इसका क्या अर्थ है? एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होने का अर्थ है कि ये जो दोनों रज्जु हैं, ये दोनों रज्जु एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं? वो विपरीत हैं, इनकी क्षार युग्म की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, उस वजह से ये विपरीत हैं। क्योंकि एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा ग्वानिन से। इस वजह से हम जो है इस वाले रज्जु का विपरीत मानते हैं, क्योंकि इनमें विपरीत क्षार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रति समांतर या एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ध्रुवणता और एंटी पैरेलल होना, प्रति समांतर होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपको स्पष्टतः समझ आ जानी चाहिए। क्षार युग्म की विशिष्टता के कारण ये दोनों रज्जु डीएनए के एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा यह है कि कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमी रहती है। मैंने बताया था शुरुआत में कि ये जो कुंडली है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपस में लिपटी हुई रहती है। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिपटे हुए रहते हैं। हालांकि मेरा जो ये कहना है ये बी डीएनए के लिए सत्य है, जो कि कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला डीएनए होता है। एक जेड डीएनए भी होता है जिसकी मात्रा कम होती है, वो वामावर्त दिशा में घुमा रहता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जो है जो वाटसन क्रिक का मॉडल की जो चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तव में बी डीएनए की चर्चा हो रही है, जो कि सामान्यतः कोशिका में पाया जाता है और ये दक्षिणावर्त रूप में घुमा हुआ रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमा हुआ रहता है। बाकी मैंने इसकी कुंडली के एक फेरे में आपको बता ही दिया था कि इसमें जो है 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक टर्न या फेरे में 10 क्षार युग्म होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा टर्न है उसमें 10 आपको क्षार युग्म दिखाई देते हैं। इसीलिए जो है दो क्षार युग्मों के बीच में ये डिस्टेंस जो निकलती है 34/10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम निकलती है। तो मुख्य बातें हमने समझ ली हैं इस वाटसन और क्रिक के डीएनए डिकुंडलिनी मॉडल की। बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये डीएनए आपको बार बार पूछा जाता है और जेनेटिक्स के अलावा बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी टॉपिक्स आएंगे, आपको डीएनए की इस मॉडल को समझना बहुत आवश्यक है। इसमें जो सबसे मुख्य जो बात होती है इस मॉडल में वो है क्षार युग्म व क्षारों का अनुक्रम, यानी बेस पेयर एंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस। जो बेस पेयर होते हैं वे स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक तरफ का जो डीएनए की कुंडली है अगर हमें उसके बेस पता है तो दूसरी तरफ की डीएनए की कुंडली के बेस को हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वे कौन कौन से बेस होंगे, क्योंकि ए होगा तो उधर टी होगा, इधर सी है तो उधर जी होगा। दूसरा जो क्षारों का अनुक्रम होता है यही वास्तव में जीन को बनाने में अपना योगदान देता है। ये क्षारों का जो अनुक्रम बड़ा विशिष्टता धारण करता है और इस वजह से एक जीन का निर्माण होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। आशा है आपको मेरा ये डीएनए का जो मॉडल है इसका ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और बच्चों, जो हिंदी मीडियम के उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छात्र हैं, उनके हितार्थ मैंने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लेक्चर से एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का मास जो है लाभान्वित हो। जो साधनहीन बच्चे हैं, जो कि इस कोविड-19 के कठिन दौर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कई वजहों से, वे मेरे इस वीडियो का लाभ उठाएं। और इसके लिए आपको आवश्यक है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा और मैं अपना नॉलेज आपको पास ऑन करता रहूँगा और आप अपनी सफलता
प्राप्त करेंगे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।